ममता बनर्जी जो है आज के समय में हिंदुस्तान में एक अकेली महिला मुख्यमंत्री है, उसको भी इसीलिए नेस्ता नाबूद करने पर चाहते हैं क्योंकि इन्हें कोई भी वैसा आदमी या औरत पसंद नहीं है जिसकी रीढ़ की हड्डी हो। औरतों का अपमान करना जो है भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है और वो इसलिए रही है क्योंकि संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं उन पर रोक होती है कि वो विवाह ना करें। इनको जो है केचुए जैसे लोग पसंद है और इसीलिए इन्होंने भारत की सारी संस्थाओं को जो है केचुओं में बदल दिया है, बिना रीढ़ की हड्डी के बदल दिया है। वो सिर्फ जो है जमीन पर जो है रेंगते रहते हैं। मंच से देश का प्रधानमंत्री कहता है दीदी, ओ दीदी, आह दीदी, वाह दीदी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके डीएनए में कोई गड़बड़ है। इसका मतलब ये है औरतों को ये भारतीय संस्कृति और मनुवादी अपनी परंपरा के नाम पर जो है हमेशा दोयम दर्जा देना चाहते हैं, गुलाम का दर्जा देना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। इनसे हर मुद्दे पर जब भी बात करते हैं तो उसे पूरी तरह से खोल के रख देते हैं आपके सामने और आपको बड़ा पसंद आता है। आज हम जो बात करेंगे वो बंगाल चुनाव पे करेंगे क्योंकि बंगाल चुनाव चल रहे हैं। अभी तो इस महीने कई चरणों में और वोटिंग होनी है, लेकिन हम बात करते हैं ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी और सीबीआई। ममता बनर्जी को ये लोग एक तो ममता बेगम कहकर बुलाते हैं, जो कि शुभेंदु अधिकारी ने खुद ने शुरू किया। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, इन सब पे इससे पहले भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे और बीजेपी ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन देखा यह गया कि शुभेंदु अधिकारी भी चले गए, मुकुल रॉय भी उधर चले गए और उनको Z+ सुरक्षा भी दे दी गई। ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो भाई एक आदमी जिस पर इतने बड़े एलिगेशन हैं और जो बीजेपी सरकार बार बार ये कहती है कि हमारे यहाँ दागी नेताओं की कोई वो नहीं है, हालांकि एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उनको Z+ सुरक्षा भी दी जा रही है। सर, ये 2-3 सवाल हैं, बाद में बीच में आपसे ही पूछूंगा, लेकिन पहले जनता जानना चाहती है कि सब ममता जी को बेगम क्यों कहा जाता है? ममता बेगम जी, अगर इस वाक्य को आप हिंदी में तर्जुमा करें तो उसका मतलब निकलता है श्रीमती ममता बनर्जी। हाँ बिल्कुल। तो बेगम का मतलब है जो औरत शादीशुदा हो। बिल्कुल। अब सवाल ये आता है कि 66 साल की एक औरत जो कि पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक जीवन में है और सब लोग जानते हैं कि वो जो है आजीवन उन्होंने कोई विवाह नहीं किया है, तो ऐसी औरत को आप अगर श्रीमती ममता बनर्जी कहते हैं तो एक तरह से आप किसी भी औरत का अपमान कर रहे हैं। औरतों का अपमान करना जो है भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है और वो इसलिए रही है क्योंकि संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं उन पे रोक होती है कि वो विवाह ना करें। अच्छा। और इसीलिए आपने देखा होगा कई बार मोहन भागवत कहते हैं कि औरतों का काम है कि वो अपने पति की सेवा करें। कभी वो कहते हैं शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कभी वो कहते हैं कि औरत का काम है बच्चे पैदा करना और भोजन बनाना। तो इसका मतलब ये है औरतों को ये भारतीय संस्कृति और मनुवादी अपनी परंपरा के नाम पर जो है हमेशा दोयम दर्जा देना चाहते हैं, गुलाम का दर्जा देना चाहते हैं। और इसीलिए जब ये शुभेंदु अधिकारी कहता है ममता बेगम और मंच से कहता है, और मोदी जी भी बार बार जो आप देखते होंगे जैसे रात को कई लोग होते हैं वो सोते सोते जो है गलत किस्म के उन्हें स्वप्न आते हैं, तो वो उस समय जो है अपनी प्रेमिका या और किसी औरत का नाम लेकर जो है धीरे धीरे फुसफुसाते रहते हैं। ऐसे ही वो बार बार मंच से देश का प्रधानमंत्री कहता है दीदी, ओ दीदी, आह दीदी, वाह दीदी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके डीएनए में कोई गड़बड़ है और इसीलिए जो है ये ममता बनर्जी का अपमान नहीं कर रहे बल्कि मैं कहूँगा पूरी नारी जाति का अपमान कर रहे हैं और इनको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा अभी तक इन्होंने इस बारे में कोई जो है छपा क्या यही नहीं माना कि हमने कोई गलती की है। महुआ मोइत्रा कह चुकी हैं जो सांसद है टीएमसी की, ये एक सड़क छाप की जुबान है। ये सड़क छाप लड़के जो होते हैं कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, गली के मुहाने पे खड़े हो जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, वो धीरे धीरे फुसफुसाते रहते हैं नाम लेकर ताकि बात भी ना पहुंचे और बात पहुंच भी जाए। तो इसी तरह की हरकत अगर देश का एक प्रधानमंत्री करता है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सारी औरतों को खड़े होकर जो है, इवन मैं कहूँगा कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो इसीलिए बना है, उसको स्वतः जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन उसमें भी चूंकि बीजेपी के सारे लोग भरे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल जो महिला आयोग है उसको इस बारे में जरूर कार्रवाई करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि तुम औरतों के बारे में इस तरह से इस तलफ़ुज़ में क्यों बात कर रहे हो, जो कि अपने आप में बड़ी मैं कहूँगा सेड्यूसिव है और एक तरह से अपमानजनक है। अच्छा सर, ये मेन एक इसी से मैं रिलेटेड एक सवाल करता हूँ आपसे, ये किसी बड़े पद पर आज के टाइम पे महिलाओं को क्यों नहीं देखना चाहते? ये महिलाओं को नहीं देना चाहते क्योंकि महिला को फिर आपको सम्मान से बात करनी पड़ेगी। ये महिला को तो ये समझते हैं कि ये पैर की जूती है,
ये समझते हैं कि इसका काम है कि ये जो है घर में आए, पति तो उसके लिए खाना बनाए, उसके पाँव दबाए, उसके लिए बच्चे पैदा करे, उसके कपड़े धोए और नौकरानी के सारे काम करे। और इसलिए देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी किसी भी बड़ी महिला को, किसी विद्वान महिला को आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ एक दो महिलाओं को दिखाने के लिए बढ़ाया है। वो भी हो सकता है कि इनके मंतव्य, इनके मकसद जो है उसको आगे बढ़ाने के पीछे कुछ और रहे हों। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है स्त्रियों के पक्ष में है या स्त्रियों को उनकी आज़ादी और बराबरी का दर्जा देने के पक्ष में है। और इसीलिए ममता बनर्जी जो है आज के समय में हिंदुस्तान में एक अकेली महिला मुख्यमंत्री है, उसको भी इसीलिए नेस्ता नाबूद करने पर चाहते हैं क्योंकि इन्हें कोई भी वैसा आदमी या औरत पसंद नहीं है जिसकी रीढ़ की हड्डी हो। इनको जो है केचुए जैसे लोग पसंद है और इसीलिए इन्होंने भारत की सारी संस्थाओं को जो है केचुओं में बदल दिया है, बिना रीढ़ की हड्डी के बदल दिया है। वो सिर्फ जो है ज़मीन पर जो है रेंगते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो जो है अपने भूमिका को पूरी तरह नहीं निभाते। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में संस्थाओं का पतन हो रहा है। जी जी जी। अब आते हैं शुभेंदु अधिकारी पर। उन्होंने शुरुआत की थी, उन पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन सीबीआई ने उन्हें, जब उनकी जांच चल रही थी, आज वो Z+ सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। ये कौन सा उन पर सौगात हुई है? 2017 में शारदा चिटफंड कांड आया, उसके बाद नारद टेप्स आई और उसके बाद जो है मुद्दा बड़ा कि ममता बनर्जी के जो मंत्रिमंडल में लोग हैं वो जो है चिटफंड के नाम पे बंगाल की जनता को लूट रहे हैं। बीजेपी ने उस समय जो है अगुवाई की इस बात की और चूंकि इनकी केंद्र में सरकार थी तो ये मामला अदालत में गया और अदालत के कहने पर जो है सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। और सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज की तो उसमें बड़े नाम जो थे उनमें मुकुल राय था। मुकुल राय को ये होता था बार बार कि भाई तेरे को जेल जाना है या तेरे को जो है ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी में आना है। तो आप देखेंगे कि मुकुल राय ने ये तय किया कि मैं जो है जेल जाने से बचा रहूंगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया। फिर उसके बाद जो है शुभेंदु अधिकारी के सामने भी यही बात थी। दिसंबर में उसको कहा गया कि तेरे पास दो ही चॉइस है, या तो तुम जो है सीबीआई की जेल अदालत में जाओगे और तुम्हें जेल की सजा मिलेगी, तुम जो है तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी तो तुम जो है जेल में चले जाओगे, या तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है। ये मुकुल राय ने उसे कहा कि जैसे मैंने किया वैसे ही तेरे साथ होगा। और उसने जो है मुकुल राय ने जो है शुभेंदु अधिकारी को जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। अब ये देखिए कि उसके बाद जो है दिनेश त्रिवेदी जो कि देश के रेल मंत्री थे, वो भी जो है तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो है वो ममता का साथ छोड़कर जो है बीजेपी में आ गए और उन्होंने संसद के पटल पर ये बात कही कि मैं जो है इस्तीफा दे रहा हूँ। अब ये बड़ा विचित्र बात है कि जो अपराधी हैं, घोषित अपराधी हैं, जिन्होंने अपने नामांकन पत्रों में अपने बारे में केस के बारे में भरा है कि हमारे पास सीबीआई का केस चल रहा है, हम उस पर अपराधी हैं और अभी उसकी जांच चल रही है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने Z+ सिक्योरिटी दे दी। आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो लोग आए हैं उनमें से 29 लोगों को आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने और अमित शाह ने मिलकर जो है Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी दे रखी है। और ऐसे में अगर हम कहें तो कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जनता के जो कर इकट्ठा होता है उसका पैसा जो है इनकी सिक्योरिटी पर खर्च हो रहा है। और ये पैसा उन अपराधियों पर खर्च हो रहा है जो उनका पूरा अतीत, जिनका पूरा वर्तमान हम देखते हैं कि वो अपराध का है। और वो सरकारी दस्तावेज ये बताते हैं कि उनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन उनको इन्होंने सम्मान दिया, अपनी पार्टी में पद दिया। और अब तो ये कहते हैं कि हम जो है शुभेंदु अधिकारी को इन्होंने ये कहा कि हम तेरे को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। तो ऐसे में जब ये बात मेरे के सामने आई तो मुझे लगा कि ये जो है आज़ादी के समय की एक घटना है जो 1757 में है कि 1757 में एक मीर जाफर होता था, वो जो है नवाब शुजाउद्दौला का सेनापति था। और जब उसकी अंग्रेजों से पहली लड़ाई हुई 82 में तो उसने जो है बादशाह का, नवाब का साथ छोड़कर जो है वो अंग्रेजों के साथ मिल गया और लॉर्ड क्लाइव की उसे मदद की। और तब वो आज़ादी के हिंदुस्तान के लड़ाई में पहला वाकया है जबकि एक बंगाली ने, शुभेंदु अधिकारी बंगाली है, उसने नवाब बनने की चाह में अपने नवाब को धोखा दिया। और अगर आप इसकी तुलना करें तो आप देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी जो है मीर जाफर है और इसे ममता बनर्जी को हटाकर उसकी जगह जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वही गद्दारी की है जो मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव से मिलकर जो है देश के साथ की थी और के साथ की थी। और उसी वजह से जो है हिंदुस्तान जो है अंग्रेजों का गुलाम बना था। तो यही जो इतिहास है वो आज के समय में जो है, चाहे आप मुकुल राय कहिए या दिनेश त्रिवेदी कहिए या
शुभेंदु अधिकारी कहिए, ये आज दोहरा रहे हैं। ये नहीं है कि आदमी के विचार नहीं बदलते, मेरी आपसे नहीं बनती, मैं हो सकता है कि आपसे खिलाफ हो जाऊं, मैं आपके खिलाफ भी चल सकता हूं, लेकिन जो मौका है, जो तरीका है, जो उनकी हरकत है, वो ये बताती है कि उन्होंने किसी वैचारिक सिद्धांत के बल पर जो है, दम पर जो है, कोई अपनी अलगाव नहीं है, बल्कि अलगाव जो है पैसे की पावर के लिए हुआ है, जेल जाने से बचने के लिए हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हुआ है। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति को अगर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से बर्बाद किया है तो वो इसी तरह बर्बाद किया है। जिस भी एमएलए को, एमपी को वो अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, उसको पैसे का लालच देते हैं, उसकी ब्लू फिल्म बना लेते हैं, उनको जो है लड़कियां और शराब और पैसा सप्लाई करते हैं, और उनको जो है ईडी से, सीबीआई से, एनआईए से, और अब देखेंगे नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो है, उस तक का इस्तेमाल वो जो है इस मामले में करते हैं कि तुम जो है अपनी पार्टी छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। तो एक तरह से राजनीति का घृणित चेहरा है, और बंगाल के चुनाव में हम लोग देखते हैं कि ये घृणित चेहरा जो है रोज जो है नए रूप में हमारे सामने आता है, और हम देखते हैं कि ऐसी हालत में पूरे देश में जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके समय में मैं कह सकता हूं कि बीजेपी ने पूरी सारी ताकत, पूरा सारा मशीनरी, पूरा चुनाव आयोग का दम, पूरी जो केंद्रीय जो फोर्सेस हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, या और दूसरी एजेंसियां हो, यूपी पुलिस हो, उनको जो है वहां पर तैनात कर रखा है। और जितनी भी बातें ममता बनर्जी कहती है कि भाई यही अन्याय हो रहा है, चुनाव आयोग कहता है जी इनमें कोई दम नहीं है, लेकिन हम जांच जारी रखे हुए हैं। तो आप देखिए कि अगर दम नहीं है तो एक तरह से मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो है आज के समय में संबित पात्रा बन गया है। संबित पात्रा बीजेपी का प्रवक्ता है, और चुनाव आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा, वो भी जो है बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं, और अब वो 13 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी वो जो है हमें पता चलेगा कि अडानी या अंबानी की किसी कंपनी में वो डायरेक्टर बन गए हैं, और आने वाले समय में जो है देश उन्हें जो है मीर जाफर की तरह ही याद करेगा, क्योंकि ये आदमी ऐसा है जिसको निष्पक्ष होना चाहिए था, जिसकी भूमिका जो है एम्पायर की होनी चाहिए थी। जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें एम्पायर होता है, एम्पायर का 3 एम्पायर होते हैं, एक 2 एम्पायर मैदान में होते हैं, एक जो है पर्दे के पे जब थर्ड एम्पायर जिसे बोलते हैं वो पीछे से देखता है और फैसलों को सही करता है। लेकिन आज के समय में अगर हम ये माने कि बंगाल के चुनाव जो है क्रिकेट का मैदान में मैच हो रहा है, तो ममता बनर्जी के साथ जो है 11 खिलाड़ी हैं, और बीजेपी जो है 14 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है, यानी उसके पास 3 एम्पायर और हैं। तो तीनों एम्पायर वो हैं जो कि हमारे चुनाव आयोग के 3 आयुक्त हैं। तीनों चुनाव आयोग बीजेपी की सेवा में लगे हुए हैं। तो बीजेपी आज के समय में 14 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है, और जिस खेल में आप समझ लीजिए अगर तीनों के तीनों एम्पायर जो है दूसरी टीम के साथ मिले हुए हैं और भ्रष्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस मैच का फैसला क्या होगा। लेकिन जनता को ये बात पता है, और जनता को ही सरकार चुनने का अधिकार है। इसलिए पश्चिम बंगाल में जो इन्होंने एक शिराजा फैलाया था कि ममता बनर्जी ने हार मान ली है, उधर कहा कि प्रशांत किशोर ने एक आईपैक का एक अपना सर्वे है वो लीक हो गया है, उसे मान लिया कि 45% वोट जो है वो बीजेपी को मिल रहे हैं। तो अगले दिन पता चला कि ना तो प्रशांत किशोर का कोई ऐसा कोई सर्वे था जो लीक हुआ, ये इन्होंने झूठा एक तरह से कहते हैं छद्म आवरण जो है, स्मोक स्क्रीन जिसे कहते हैं, वो फैलाया कि एक तरह से लोगों को हतोत्साहित कर दिया जाए। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दीदी तुम चुनाव हार गई हो। अगर एक प्रधानमंत्री कह रहा है चुनाव हार गई हो, अगर 2 चरणों के मत हुए हैं चुनाव हार गई हो, तो इसका मतलब ये कि चुनाव आयोग को 6 चरणों के जो चुनाव है वो कैंसिल कर देने चाहिए, और कहना चाहिए कि मोदी जी ने कह दिया है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई है तो बीजेपी जीत गई है। तो इसलिए जो है इस देश का प्रधानमंत्री जो है, मुझे लगता है उसका दिमागी संतुलन जो है खराब हो गया है, और वो जो है आए बाएं साएं जैसे ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी करता है, ऐसे ही वो जो है और बकवास जो है मेरे ख्याल से अपने कमरे में करता होगा, और उसी को जो है बाकी ये संस्थाएं सच मान लेती है। ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ममता बनर्जी पूरी ताकत से ये चुनाव जीतेंगी और दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगी, और मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के सबसे बड़े दावेदारों में से एक होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने जो ये बताया है शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय से लेकर सीबीआई और फिर प्रधानमंत्री के जो डायलॉग जो चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, किस तरह की भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री 2 चरणों तक कह चुके हैं दीदी तुम चुनाव हार चुकी हो, तो ये बात भी अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस है। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर।
कि ये इतने कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में जो चीज़ें कही जा रही हैं, इसके पीछे की कहानी है क्या। आप लोग देखते रहे हिंद वॉइस और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रविंद्र जी से अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात कराते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।